ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 4000 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर मिसाइल से हमला करके। इसके अलावा आईआरजीसी ने एक F-16 अमेरिकी विमान और गिराया है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस युद्ध को लेकर ऑब्जेक्टिव्स बदले हैं, 5 नए ऑब्जेक्टिव बताए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। इजराइल ने किस तरीके से ग्रेटर इजराइल का जो उसका सपना है उस पर काम करते हुए सीरिया में हमला किया है, ये आपको बताएंगे। साथ ही दुनिया भर में डिप्लोमेसी लेवल पे क्या चल रहा है, किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की है, उसके क्या मायने हैं और पिछले 24 घंटों में इस पूरे युद्ध में क्या अपडेट्स हैं, इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। मेरे साथ हैं अपनी डायरी लेके तैनात हमारे वरिष्ठ साथी विनय सुल्तान। विनय जी, शुरुआत रवायत के अनुसार वहीं से होगी। हाँ, ईरान से। हमलों से ईरान की जो स्ट्राइक्स हैं उसमें ही सबसे बड़ी खबर है आज के दिन की कि डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है, जो कि हिंद महासागर के बीचों बीच एक तरीके से पड़ता है, और इस आइलैंड के ऊपर हमला करने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। जितना आराम से बता रहे उतना आराम से मामला है नहीं, थोड़ा इनको भी शक्ति जगानी पड़ेगी। भाई साहब, लोगों को लगता था कि इस तरह की दूर मारक क्षमता वाली मिसाइलें कुछ ही देशों के पास हैं, जैसे यूएस के पास कहा जाता था, रशिया के पास कहा जाता था, चाइना के पास कहा जाता था, भारत के पास कहा जाता था। ईरान के पास ऐसी कोई शक्ति है कि 4000 किलोमीटर दूर वो मिसाइल मार सकता है, इसका खुलासा आज ही हुआ है। ईरान के पास में सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इंडिजीनियस है, उनका खुद का डेवलप किया हुआ मिसाइल प्रोग्राम, तो उसके बहुत डिटेल जो हैं वो दुनिया के पास में नहीं है। हालांकि ईरान ये लगातार दावा करता रहा है कि उसके पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, उसके आर्सेनल में, उसके तर्कश में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मौजूद है, और ये दावा सही हो गया। और ये दावा जो है वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 4000 किलोमीटर की दूरी पे मार करने की कोशिश करना, और ये बताता है कि उनकी जो सलाहियत है मिसाइल्स की वो बहुत अंडर एस्टिमेट की गई वेस्ट के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा। तो ये जो हमला ईरान की तरफ से किया गया, और ये क्यों आइलैंड इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, और यूएस अगर यहाँ पे हमला ईरान करने में कामयाब होता है तो यूएस के ऑपरेशंस एक तरीके से डिरेल हो जाएंगे, पूरी तरीके से लड़खड़ा जाएंगे। उसकी वजह भी हम आपको समझाते हैं। तो ये मिसाइल हिट की कहाँ क्या हुआ है? अभी इसकी सारी डिटेल जो है आपको थोड़ा सा अगर आप भी सब्र रखेंगे जनता भी सब्र नहीं रख पा रही होगी, मैं भी नहीं रख तो सारी चीजें तरतीब से बताई जाएंगी। तो डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है वो एक जगह, आप अगर हिंद महासागर में देखेंगे तो एक पड़ेगा चागोस आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मतलब द्वीप समूह, आप इसको सामान्य भाषा में समझ लीजिए। उसमें एक द्वीप है जिसको कहा जाता है डिएगो गार्सिया, और यहाँ पे लंबे समय से पहले ब्रिटिश और उसके बाद में यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, और यहाँ इस जगह को यूएस लगातार इस्तेमाल करता रहा है, चाहे वो पहले खाड़ी के युद्ध में हो, उसके बाद में चाहे अफगान वॉर के समय हो, और उसके बाद में अभी के जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी। तो लगातार इराक, और 2003 में जब इराक में हमला हुआ था उस समय भी इस बेस का इस्तेमाल यूएसए ने किया था। और अभी हुआ ये था कि 2025 में, और इस पूरी की पूरी टेरिटरी को कहा जाता है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी या BIOT, और क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से इस पूरे के पूरे आर्कीपेलागो के ऊपर एक तरीके से कब्जा था, ब्रिटेन जो है उसकी टेरिटरी मानी जाती थी ये। और 2025 में मॉरिशस, क्योंकि ओरिजिनली ये मॉरिशस के साथ में लगा हुआ इलाका है और मॉरिशस इसके ऊपर अपना क्लेम करता रहा है, तो ब्रिटेन ने मॉरिशस को इसकी सॉवरेंटी दे दी थी कि इस पूरे आर्कीपेलागो के ऊपर आपकी सॉवरेंटी को हम अपनी तरफ से हैंडओवर करते हैं, इसकी सॉवरेंटी आपको, मॉरिशस को। और मॉरिशस के बाद में, और जब ये डील हो रही थी, सॉवरेंटी हैंडओवर की बात चल रही थी ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में, उस समय ट्रंप बहुत नाराज दिखाई दे रहे थे ब्रिटेन के साथ में, और उनका ये कहना था कि अगर आपको सॉवरेंटी हैंडओवर करनी है, लेकिन आपको डिएगो गार्सिया जैसा जो आइलैंड है, जो इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उसको अपने पास रखना चाहिए था। क्योंकि डिएगो गार्सिया ऐसा आइलैंड है जिसके जरिए यूएस और वेस्ट जो है पूरे हिंद महासागर के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखता है, अपनी पकड़ बनाए रखता है। तो इंडो पैसिफिक की जब बात होती है, जब इस पूरे रूट को, ट्रेड रूट को संभालने की बात होती है, उसको सुरक्षा देने की बात होती है, तो उसमें स्ट्रेटेजिकली डिएगो गार्सिया इंपॉर्टेंट आइलैंड है। और यहाँ पे ये डील हुई थी। उसके बाद में जो डील का दूसरा हिस्सा ये था कि डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है उसके ऊपर 99 साल की लीज जो है मॉरिशस दे देगा। यहाँ पे जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री बेस हैं उनको चलाने देगा मॉरिशस, और इसी शर्त पे डील हुई थी कि पूरा आर्कीपेलागो आप ले लीजिए, लेकिन डिएगो गार्सिया हमारे पास में रहेगा अगले 99 साल के लीज पे। और तो इस हिसाब से तो ग्राउंड पे कुछ नहीं बदला, कागजों में जो है उसकी सॉवरेंटी वो मॉरिशस के हाथ में चली गई। एक तरीके से डिएगो गार्सिया अभी मॉरिशस का भाग है, लेकिन जिसके ऊपर ब्रिटेन को 99 साल की लीज मिली हुई है। तो ये स्थिति है। और यहाँ पे एक बड़ा एयरफील्ड है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो B-2 या B-52 बॉम्बर्स हैं,
जो कि हेवी पेलोड लेके जाते हैं, उनको लंबा एक रनवे चाहिए होता है उड़ने के लिए, क्योंकि वो वजन में बहुत भारी हैं। उनका थ्रस्ट जो उस तरीके का बनना इंजन का, उसमें समय लगता है। तो ये बड़ा एयरफील्ड है और यहाँ से B-2 और B-52 के जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं अभी ईरान में, वो यहाँ से वो B-2 और B-52 यहाँ से जा रहे हैं ज़्यादातर। तो और उसके अलावा आपको याद होगा आइरिस डीना, जो कि भारत के पास में के जो वाटर्स हैं उसके पास श्रीलंका के जो ईरान का जहाज गिराया था, हाँ, उसको टॉर्पीडो लगे थे पनडुब्बी से। तो वो वहाँ की वो जो पनडुब्बी भी ऑपरेट कर रही थी, उसके ऊपर भी ये शुबा जताया गया था, ये शक जताया गया था कि वो डियागो गार्सिया से ही ऑपरेट कर रही थी। वहाँ से स्टेशन थी और वहाँ से आके उन्होंने उस पूरे DNS आइरिस डीना के ऊपर हमला किया था। तो ये बात है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है USA के लिए। और यहाँ पे अगर ईरान की मिसाइल्स अगर आके लगती हैं तो ये कई जगहों पे कान खड़े कर देगा। अगर 4000 किलोमीटर यहाँ पे मारा है तो 4000 किलोमीटर दूर वो लंदन पे भी मार सकता है। नहीं, मेरा सवाल है कि मार पाए कि नहीं, ये भी तक नहीं बताया आपने। हाँ, अब मार पाए कि नहीं उसके ऊपर दो अलग अलग क्लेम हैं। पहला क्लेम जो US सेंटकॉम की तरफ से है वो ये है कि अमेरिका का दावा है कि एक फ्लाइट जो है, एक मिसाइल की 2 मिसाइल छोड़ी गई थी, एक तो उसकी फ्लाइट फेल हो गई थी, मतलब वो बीच में जाके उसका इंजन लड़खड़ा के गिर गई। दूसरी जो है उन्होंने SM-3 इंटरसेप्टर से उसको मार गिराया था। SM-3 इंटरसेप्टर एक मिसाइल है जो कि उन्होंने कहा कि हमारा जो कैरियर शिप है उसके जरिए वहाँ पे वो लगा हुआ था। और जब हम लोग पढ़ते हैं ये तमाम सारी चीज़ें, तो इसका पूरा नाम इस मिसाइल का जो है, जिसने ईरानी मिसाइल को मार गिराया, उसका नाम है RIM-161 स्टैंडर्ड मिसाइल 3। मतलब स्टैंडर्ड मिसाइल 3 मतलब SM-3। और RIM ये जो है, ये कोड है, USA ने 1963 में अपना एक कोड विकसित किया था तीनों जो उसकी ट्राई सर्विसेज हैं उनके लिए, ताकि इस कोड से समझा जा सके कि मिसाइल किस तरीके की है। तो R यहाँ पे स्टैंड करता है कि शिप से लॉन्च हुई है, मतलब कि कोई मेरीटाइम जो भी इनका वेसल है उससे लॉन्च हुई है। I का मतलब इंटरसेप्टर है और M का मतलब जो है कि गाइडेड मिसाइल है। तो ये उन्होंने साफ किया कि हमने जो है SM-3 जो स्टैंडर्ड मिसाइल है वो गाइडेड मिसाइल थी, इंटरसेप्टर थी, उससे हमने मतलब दो चीजें से साफ हो गई कि एक तो उस आइलैंड के करीब मिसाइल ईरान की पहुंच गई थी, दूसरा हिट नहीं कर पाई क्योंकि इंटरसेप्ट कर लिया गया। नहीं, दूसरी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि हिट कर गई ईरान की तरफ से। हाँ, ईरान की तरफ से। तो दोनों तरफ से ये क्लेम है, इसीलिए मैं बहुत खुल के ये नहीं बता रहा था कि लगी कि नहीं लगी, क्योंकि दो अलग अलग दावे हैं। इस बीच में IRGC का एक और महत्वपूर्ण क्लेम आया है कि उन्होंने एक और F-16 जो है उसको मार गिराया है। और लोकल टाइम के हिसाब से उन्होंने टाइम बाकायदा बताया कि 3:45 सुबह के हो रहे थे, मतलब आज सुबह के 3:45 में उन्होंने एक F-16 मार गिराया है। इसके अलावा बगदाद में जो विक्टोरिया एयरबेस है USA का, वहाँ पे लगातार जो शिया मिलिटेंट्स हैं इराक में जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से मल्टीपल स्ट्राइक्स हुई हैं। और हमारे पास में इसके विजुअल कंफर्मेशन है। आप लोगों ने कल कमेंट में बहुत लिखा कि अगर आपके पास में विजुअल कंफर्मेशन होते हैं तो वीडियो आप लगा दिया कीजिए। आज हम याद से उसको लगाएंगे, आप देख रहे होंगे अभी अपनी स्क्रीन पे। और ये यहाँ पे मल्टीपल हिट जो है इराक में हुए हैं, कल रात को भी हुए थे, फिर आज दिन सुबह के समय भी हुए थे। तो बगदाद का विक्टोरिया जो एयरबेस है उसको लगातार हिट किया गया है। इसके अलावा जुफेर एयरबेस है मनामा में, जो कि बहरीन की राजधानी है, वहाँ पे मल्टीपल हिट्स हुए हैं। और ये AFP एक फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है, उसके जो रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हमको मल्टीपल धमाके जो सुनाई दिए थे। हालांकि इसका हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन नहीं है। कुवैत में भी कई जगहों पे इंटरसेप्शन हुआ है और धमाके सुनाई दिए हैं। अब धमाके होती दिक्कत क्या है कि जब एयर डिफेंस भी किसी मिसाइल को जाके हिट करता है तब भी धमाका होता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इंटरसेप्ट हुआ है कि कहीं जाके स्ट्राइक हुई है। और जब तक हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन नहीं आता है तो हम उस चीज़ को, चाहे कितना भी कहीं पे छिप रहा हो, तो हम उस चीज़ को आपके सामने नहीं रखते हैं कि ये यहाँ पे धमाका हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर मामलों में कि हमारे पास में कोई विजुअल कंफर्मेशन उसका आ जाए। तो रिशॉन ली जायन नाम की एक जगह है तेल अवीव के पास में, वहाँ पे रॉकेट की डिबरी गिरी है, रॉकेट का जो है मलबा गिरा, उसकी वजह से एक बिल्डिंग में आग लग गई है। तेल अवीव में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में डायरेक्ट मिसाइल इम्पैक्ट हुआ है, इसका हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। और कल जो है ईरान ने बहुत सारे क्लस्टर म्यूनिशन फायर किए थे और सेंट्रल इजराइल में हमारी जानकारी में जो मिल रहा है वहाँ पे कम से कम 40 जगहों पे जो है इम्पैक्ट हुए हैं क्लस्टर म्यूनिशन के। हाँ, तो ये अब तक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट। हाँ, हालांकि इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने घायल हुए हैं, कितने मारे गए हैं, इसकी जानकारी हमारे पास में नहीं है। इसके अलावा नागेव नाम की एक जगह पड़ती है इजराइल में, जहाँ पे इनका एयरबेस भी है और इनके बहुत सारे मिलिट्री कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी एक बैलिस्टिक मिसाइल के हिट होने की खबर हमारे पास में है। तो ये ईरान की तरफ से जो हमले
इसराइल और अमेरिका के बेसिस और अमेरिका के मिडिल ईस्ट जो में। इत्तेहादी जो देश हैं उनके ऊपर जो किए गए हैं उनकी डिटेल्स हमने आपके सामने रखी। जी। अब हम चलते हैं इसराइल की तरफ से। इजराइल ने जो हमले किए ईरान पे। इसराइल ने दजफूल एयर बेस है जो कि इराक की सीमा पर है, उसके ऊपर लगातार उन्होंने टारगेट बनाया। आज सुबह भी उन्होंने उसको टारगेट बनाया, जिसका विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है। और ये इंपॉर्टेंट एयर बेस है ईरान के लिए, और इसको लगातार जो है निशाना बनाया जा रहा है इसराइल की तरफ से। और यहाँ पे हमको ये खबर ये भी मिली कि एमओ डिपो में भी, वहाँ पे एमिनेशन का जो डिपो है वहाँ पर भी आग लगी है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जगह है ईरान में जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए इस पूरे युद्ध की चाबी, इस पूरे युद्ध की कुंजी उस जगह पे छिपी हो, उसका नाम है नेतांज। क्योंकि वहाँ पे एक पहाड़ है जिसको पारसी में कहते हैं कोहे कोलांग गजला, और इसको इजरायली और जो यूएस हैं वो गोरे कहते हैं पीका एक्स माउंटेन। तो पीका एक्स माउंटेन जो है इसी के अंदर वो फैसिलिटी है जहाँ पे कहा जाता है कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो वहाँ पे रखा गया है। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि नेतांज में एक और मतलब इसी पहाड़ से कम 1.5 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है शहीद अहमदी रोशन न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट। तो ये यहाँ पे एनरिच होता है न्यूक्लियर जो भी यूरेनियम है उसको नीचे एनरिच करने की फैसिलिटी भी वहाँ मौजूद है और उसको छुपा के रखने की फैसिलिटी भी मौजूद है। अब आप ये समझिए कि ये पहाड़ जो है ये इसके 300 फीट जो है गहराई में ये सारा का सारा फैसिलिटी चल रही है, और जो B-2 बॉम्बर्स हैं उनकी मार जो है इतनी नीचे नहीं होती है। जो भी इनके पास में बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उनकी मार इतनी नहीं है कि वो इसको नुकसान पहुंचाएं। पिछली बार भी यूएस एयरफोर्स ने इसकी कोशिश की थी, और उन्होंने ये भी कोशिश की कि एक बॉम्ब जहां गिरा है उसी पर्टिकुलर जगह पे फिर ऊपर से एक और बॉम्ब डाला जाए, ताकि जो है ये नीचे तक उस फैसिलिटी को तबाह किया जा सके। लेकिन अभी तक जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो कि इन तमाम तरीके के रेडिएशंस और ऐसी किसी भी रेडिएशन से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं के ऊपर नज़र रखती है, उसने अभी तक ये कहा, उसने स्टेटमेंट ये दिया है कि हमारे पास में अभी कोई बड़े डैमेज की या रेडिएशन फैलने की कोई हमारे पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि नातांज की जो फैसिलिटी है वो इंटैक्ट है, अभी तो सेफ है। और अलखर करके एक जगह पड़ती है सेंट्रल बगदाद में, ये सेंट्रल बगदाद का नेबरहुड है। और जो कल विक्टोरिया एयरबेस पे जो हमले हुए हैं, यहाँ पे शिया मिलिटेंट्स कहा जाता है कि यहाँ पे उनका बेस है अलखर करके ये जगह। इसके नाम से एक फुटबॉल क्लब भी है अलखर FC के नाम से, और ये पुराना मतलब सेंट्रल बगदाद का पुराना इलाका है। और यहाँ पे मोरक्कन एम्बेसी के पास में लगातार हमले किए गए यूएस और इसराइल की तरफ से, ताकि जो शिया मिलिटेंट्स जो हैं जो कि वहाँ पे विक्टोरिया बेस के ऊपर नुकसान पहुँचा रहे थे उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके अलावा यूएस की तरफ से एक विजुअल जारी किया गया है सेंटकॉम की तरफ से, और ये कहा गया कि कल जो F-35 के ऊपर मिसाइल से हमला हुआ था उसका जो लॉन्चर था, मजीद मिसाइल सिस्टम का जो लॉन्चर था, उसको उन्होंने आज निशाना मार के, ताक मार के उसको ख़त्म कर दिया है। ये जो जिसने कल F-35 को नुकसान पहुंचाया था, मतलब काइंड ऑफ बदला है इनका। हाँ, ये बदला है। उसके अलावा बंदर अब्बास में हमले हुआ है जिसका हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। अफवाज में हुआ है, बुशहर में एयर बेस में हमला हुआ है बुशहर के, और वहाँ पे हमको थोड़ी देर बाद में सेकेंडरी धमाके भी सुनाई दिए हैं। और सेकेंडरी धमाके सुनने का मतलब हम सामान्य तौर पे ये निकालते हैं कि वहाँ पे एम्युनिशन डिपो जो है वो हिट हुआ है, इसकी वजह से सेकेंडरी धमाके हमको सुनाई देते हैं। तो ये कहा जा रहा है बुशहर में कि वहाँ पे एम्युनिशन डिपो भी हिट हुआ है। और इसके अलावा जो दमस्कस में जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि अब जो है इजराइल ने बाकायदा सीरिया के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। जी। और सीरिया के ऊपर हमले शुरू करने का ये मतलब है, आप एक जगह अगर नक्शे में देखेंगे, हम भी नक्शा लगा रहे हैं, ये गोलान हाइट्स हैं। और गोलान हाइट्स इसलिए महत्वपूर्ण है इजराइल के लिए क्योंकि इजराइल के लिए जो भी पीने के पानी की सप्लाई जहाँ से आती है, जो भी पानी उनके पास में आ रहा है वो वहाँ ये गोलान हाइट्स पर निर्भर करता है। यहाँ से जो पानी की फैसिलिटी, जो पानी का इनका पूरा का पूरा सिस्टम है वो यहाँ से चलता है। और गोलान हाइट्स बहुत वनरेबल है इजराइल के लिए। अगर गोलान हाइट्स पे भविष्य में भी कभी अगर हमला होता है तो इजराइल के लिए बहुत दिक्कत सामने आ सकती है। तो वो उस गोलान हाइट्स को सिक्योर करने के लिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया का कुछ इलाका जो है वो कैप्चर कर लें, ताकि गोलान हाइट्स को हम सिक्योर कर सकें स्ट्रेटजिकली। और अब इन्होंने अल किस्वा मिलिट्री HQ हेडक्वार्टर जो है दमस्कस में सीरियन मिलिट्री का, उसके ऊपर हमला किया है, और वहाँ पे इजराइल IDF की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा परचिन नाम का परचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, ये तेहरान के साउथ में है और बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। इसको पहले भी बार बार निशाना बनाया गया था, अभी फिर जो है निशाना बनाया गया है। इस्फहान में हमको 2 धमाके बड़े सुनाई दिए गए थे, और वो ठीक उस समय हुआ था जब हमने ये देखा था कि B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हुए थे। उसके बाद में इस्फहान में हमको
धमाके सुनाई दिए थे और लोकल्स जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है लोकल मीडिया में कि ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे भूकंप जैसे झटके जो है लोगों ने महसूस किए हैं। और यहाँ पे IRGC का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसकी एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है नजफाबाद में, ये इस्फहान के पास में ही पड़ता है। इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है साउथ लेबनान में। साउथ लेबनान में अब एरियल स्ट्राइक का दौर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, हालांकि IDF लगातार एरियल स्ट्राइक कर रही है, लेकिन अब वहाँ पे लड़ाई जो है वो ग्राउंड की लड़ाई शुरू हो गई है। और नाकोरा नाम की एक जगह पड़ती है, वहाँ पे स्थिति ये है जो हमारे पास में खबर है कि स्ट्रीट फाइट जैसी कंडीशन हो गई। अर्बन वॉरफेयर उतरा कौन है? IDF भी और इजरायली हिजबुल उतरा है कि हाँ। US उतरा है? नहीं IDF। ये पूरा का पूरा लेबनान और सीरिया का ऑपरेशन जो है ये प्योरली जो है IDF का, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन है। और नाकोरा नाम की एक जगह है साउथ लेबनान में, वहाँ पे एक स्थिति है कि जैसे स्ट्रीट फाइट की कंडीशन चल गई है, अर्बन वॉरफेयर की कंडीशन चल गई है। और आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी अर्बन वॉरफेयर की कंडीशन होती है उसमें जो डिफेंडिंग साइड होती है, जो कि उस जगह को डिफेंड कर रही होती है, उसके पास में हमेशा एक एज होता है। किसी भी जगह पे किसी भी घर को खाली करवाना, एक पर्टिकुलर घर को खाली करवाना और क्लीन करवाना जो है ये बहुत जो है मुश्किल होता है किसी भी सेना के लिए। और उसमें स्पेशल यूनिट्स लगती हैं। हमारे यहाँ पे NSG इस तरीके के कामों के लिए ट्रेंड है, या पैरा SF जो है इस तरीके के कामों के लिए ट्रेंड है। तो सामान्य जो सैनिक है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये उसके अलावा कुजा में, बिन्त जबीएल में और ताइबे में और खायम है, ये 4 जगहें जहाँ पे IDF ने एडवांस किया है, वहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन आगे बढ़ाई है। मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे उस पूरे इलाके को कॉन्कर करने की स्थिति में। तो ये कुल मिला के समझ में ये आ रहा है कि लेबनान का एक ठीक ठाक हिस्सा जो है इस युद्ध के ख़त्म होते होते IDF अपने मतलब इजराइल अपने खाते में कर लेगा। और वो सिर्फ मतलब जो ग्रेटर इजराइल का सपना है इजराइल का, धीरे धीरे उस तरफ भी, उस दिशा में भी काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि वो वैसा ही है जैसे मतलब हमारे यहाँ पे ग्रेटर इजराइल जो है वो कागजी बात ही उसको अभी तक माना जाता रहा है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे है कि एक बड़ा जो आर्यावर्त का जो सपना है, तो वो आर्यावर्त के सपने में अफगानिस्तान भी है और इधर म्यांमार भी है और तमाम सारे देश हैं। तो वैसा नक्शा हमारे यहाँ भी हम लोगों ने भी देखा है, लेकिन वो अभी तक इजराइल की तरफ से ग्रेटर इजराइल वही माना जाता था कि हमारी एक प्रॉमिस्ड लैंड है जो कि हम कोशिश करेंगे ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट क्या है उसको अलग से एक वीडियो में समझाएं आपको। हाँ, दरअसल में फिलहाल चलते हैं डिप्लोमेसी पे। हाँ छोटा, लेकिन उसको ग्रेटर इजराइल को थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे सौरभ कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं, दरअसल क्या है कि जो टोरा है जो कि सबसे पुराना होली ग्रंथ माना जाता है अब्राहमिक रिलीजन्स का, जो यहूदियों का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, उसमें खुदा ने जो है इजराइल को ये प्रॉमिस किया है कि नेशन ऑफ इजराइल एक बनेगा, जो कि ग्रेटर इजराइल, जिसमें बहुत सारा इलाका है, जिसमें सीरिया का भी इलाका है, जॉर्डन का भी इलाका है और इजराइल जो अभी का इजराइल है उसका भी इलाका है, ये फिलिस्तीन का जो सारा इलाका है। तो इसको मिला के एक बड़ा सा नक्शा बनता है जिसमें ये कहा गया है कि खुदा की तरफ से ये प्रॉमिस्ड लैंड है, ये देश जो है, ये नेशन ऑफ इजराइल जो है ये यहूदियों के लिए और यहाँ पे यहूदी रहेंगे, ऐसा उस किताब में लिखा गया है। तो उसके आधार पर ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये तमाम जो है मतलब अपनी धार्मिक मान्यताएं, अपने विश्वास के हिसाब से हर आदमी उसको मानने के लिए। चलिए अब डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ते हैं और खास तौर पर मुझे लगता है दर्शक जानना चाहेंगे, जो शुरुआत में मैंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बदले हैं, 5 नए ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए हैं युद्ध के बारे में। बाकी तो बयानबाजी उनकी होती रहती, जीत गए। क्या आज डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत समय बाद में कोई संजीदा किस्म का ट्वीट किया है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि वो संजीदा हैं किन चीज़ों पे। और अब जो है ये जो उन्होंने अब जो भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इस पूरे ऑपरेशन के रखे हैं एपिक फ्यूरी के, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो वो मिलिट्री ऑपरेशन में उन्होंने अब 5 टारगेट साफ दे दिए हैं कि हमारे ये 5 जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं इस मिलिट्री ऑपरेशन के, और उनको हम आपको समझा देते हैं। पहला तो ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म करना, जो कि होती हुई अभी दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा, उनके डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को ख़त्म करना, जहाँ पे मिसाइल और ड्रोन वगैरह बन रहे हैं उनको भी ख़त्म करना। इन्होंने कई जगहों पे इजराइल ने और अमेरिका ने टारगेट किया है उनके डिफेंस इंडस्ट्री को, हमने अपने वीडियोस में उस समय डिटेल में बताया है। नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरीके से ख़त्म करना, जो कि वो कर दिया है। हाँ, जो कि उन्होंने कर दिया है और फिर भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये तीसरी स्थिति है। चौथा ये कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं उससे उनको डिकैपिटेट कर देना और ऐसी स्थिति बना देना कि अब भविष्य में भी जो है ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए। ये चौथा ऑब्जेक्टिव है। 5वां ऑब्जेक्टिव ये है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी हमारे एलाइज हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे समर्थक हैं, उनकी सुरक्षा को प्रायोरिटी देना, उनको सुरक्षित रखना।
रखना, और ये तमाम सारी बातें। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो रह ही गया रेजिम चेंज का। हाँ नहीं, वो उसके ऊपर आएंगे। वो उन्होंने अब जो है रिजीम चेंज में गोल पोस्ट शिफ्ट गायब कर दिया है। वो गायब कर दिया है। और उन्होंने फिर इसी ट्रूथ सोशल में जो अपना ये स्टेटस लिखा है उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि हम इस हरमुज को जो है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज को गार्ड नहीं करेंगे, उसकी पॉलिसिंग नहीं करेंगे कल को जब हम उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और हम ये जो है अपने मिडिल ईस्ट के जो एलाइज हैं उनको सौंप देंगे। जो कंट्रीज़ वहाँ से व्यापार करती हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसको सुरक्षित रखें, उसकी पॉलिसिंग करें। तो इसका कहने का मतलब है कि भविष्य में भी हम जो है ये नहीं करेंगे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने जा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि एक बार ईरान का खतरा टल जाएगा, उसके बाद जो देश है मिडिल ईस्ट के वो अपना आप खोल लेंगे इसको, मतलब हमारी ज़रूरत फिर उनको नहीं रहेगी। और भी गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है धीमे धीमे। और दूसरी बात उन्होंने फिर जो है व्हाइट हाउस में उन्होंने टीवी से बात करते हुए, मतलब प्रेस में एक बयान दिया, मतलब कैमरे पर उन्होंने ये कहा उस बयान में उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि एक सर्टन पॉइंट पे जो है अमेरिका की ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, उसमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये जो पिछले 5 दिन से ये लगातार कह रहे थे कि नाटो जो हमारा समर्थन नहीं कर रहा है और पेपर टाइगर है हमारे बिना, और ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल मिलिट्री मैनूवर है। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब जो है एक सर्टन पॉइंट पे अपना आप खुल जाएगा, लेकिन वो सर्टन पॉइंट कब आएगा ये वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी तक जो उनके ट्वीट्स थे उसमें ये सबसे जो है गंभीर ट्वीट हमको लगता है कि किया है ट्रम्प ने काफ़ी लंबे समय बाद में। और इस बीच में वाशिंगटन पोस्ट ने एक लंबा आर्टिकल छापा है जिसमें उन्होंने ये ट्रम्प की सारी स्ट्रेटजी और इजराइल की सारी स्ट्रेटजी उसको अच्छा एनालिसिस किया है। और उस आर्टिकल में उन्होंने एक खास बात लिखी है कि इजराइल की तरफ से जो 8000 स्ट्राइक हुई हैं उसमें से 40% स्ट्राइक जो है वो ईरान के जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर की गई हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो बसीज फोर्सेज हैं, चाहे वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे IRGC का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। और ये साफ दिखाता है कि बीबी नेतन्याहू जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में किसी भी तरीके से रिजीम चेंज हो जाए, या ईरान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि ना तो उसके पास में अपना ऑयल और गैस फील्ड बचे, ना उसकी इकोनॉमी में कोई और बाकी दम बचे कि वो वापस से खड़ा हो पाए, और इस स्थिति में कम से कम ईरान को छोड़ा जाए कि ईरान जो है वापस से इजराइल के मुकाबले खड़ा ना हो पाए। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं। और यूएसए किसी भी हालत में चाहता है कि वो कैसे भी करके उनको ये न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम है वो उनके हाथ लग जाए और वहाँ से वो उसको लेके निकलें और अपनी विक्ट्री वो घोषित कर दें। और दूसरी तरफ मेरे को ये लगता है कि अब जो हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो सौरभ एक दिलचस्प स्थिति ये भी बन सकती है इस पूरे के पूरे मामले में कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि ट्रंप अचानक से जो है इसमें से इस पूरे मामले से हट जाएं और वो अपनी तरफ विजेता घोषित कर रहे हैं, अपने एक बार और कर देंगे। हाँ, अपने आप को वो जो है विजेता घोषित करके अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दें और इजराइल इस सीज फायर को इस बार मानेगा नहीं। तो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जो है लगातार चलता रहे और अमेरिका जो है चाहे पीछे से इजराइल को समर्थन देता रहे जैसे पिछले 12 डे वॉर में हुआ, लेकिन वो अब फ्रंट लाइन से लड़ना वो छोड़ेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं वहाँ पे जो सिक्योरिटी चैटर हो रहा है उसमें। और इस बीच में शेख अब्दुल बिन जायद जो हैं यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मार्को रूबियो से बात की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वहाँ पे अमेरिका में, और उनसे बात करके उन्होंने ये कहा कि हमारे पास में 9 महीने की तैयारी है, 9 महीने तक अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो उसकी तैयारी हम करके बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये यूएई की तरफ से कहा जा रहा है। और यूएई कमाल की बात ये है कि उसी समय जो है कंडेम भी कर रहा है फारस पे हुए हमले को और तमाम वो दोनों तरफ दिखने की कोशिश कर रहा है। ये दे रहे हैं मोटिवेशन अपने देश के लोगों को कि चिंता कोई बात नहीं, और दुनिया को भी दिखा रहे हैं कि यूएई मजबूत है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि ये तमाम जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्होंने ईरान के साथ में बैकडोर से तमाम किस्म की डीलें करने की कोशिश की। जो यूएई हैं, जो सऊदी हैं, वो भी लगातार करते रहे। यूएई ने दुबई में ईरान का जो सारा का सारा पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है उसको चलने दिया, और चलने इसलिए दिया क्योंकि वो ये सोचते थे कि जो ईरान सैंक्शंस के बावजूद जो ऑयल बेचता था और वहाँ पे एक बैंकिंग प्रणाली उसने शुरू कर रखी थी कि दुबई में उसका पेमेंट आता था, जो ब्लैक मार्केट का जो भी पेमेंट था, और उसको दुबई ने चलने दिया और ये सोचा कि यहाँ पे इनके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं तो ये शायद हमको निशाना नहीं बनाएंगे और आने वाली जो लड़ाई होगी इसमें वो सिर्फ इजराइल को टारगेट करेंगे और हम जो है बचे हुए रहेंगे। इसी तरीके से कतर ने भी किया। कतर ने भी हमास के, हिजबुल्लाह के तमाम लीडर्स को अपने यहाँ पे जगह दी। IRGC वहाँ पे अच्छा खासा हस्तक्षेप रहा। बहरीन ने, मतलब कुवैत ने, हर देश ने जो है
ईरान के साथ में एक पैरेलल डील करने की कोशिश की अपने सुरक्षा के साथ में। लेकिन अब हमको ये समझ में आ रहा है कि जब आप अमेरिका को अपनी जगहें देंगे तो ईरान ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, इसकी उम्मीद मिडिल ईस्ट के देशों को भी नहीं थी कि हम भी इस तरीके से हिट होंगे। और शुरुआत में जब ईरान सिर्फ अमेरिकी बेसिस को हिट कर रहा था, तब तक इन देशों की तरफ से बहुत कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जब ऑयल रिफाइनरीज हिट होना शुरू हुई हैं, तब इन देशों में भगदड़ की स्थिति अभी देखने को मिल रही है। इस बीच में सऊदी किंग जो है, सऊदी की तरफ से किंग फहद एयर बेस है, ये तैफ में है, मक्का प्रोविंस में, और इसको अलाउ कर दिया गया है अमेरिका के लिए कि अमेरिका यहाँ से अपनी उड़ान भर सकता है, इस एयरबेस को यूज़ कर सकता है। और ये रेड सी जो है उसको ओवरलुक करता है। एक तरीके से जद्दा का जो पोर्ट है और तमाम जो पोर्ट हैं वहाँ पे रेड सी के साइड में, उसको ये ओवरलुक करता है और बहुत स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट ये एयरबेस है। इसको खोल दिया है फाइनली बहुत नेगोशिएशन के बाद में सऊदी ने अमेरिकन के लिए और अमेरिका के लिए। अब एक और नया एयरबेस हो गया है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में। अब आपको ये एक और बात समझनी पड़ेगी कि जब शुरुआत में अमेरिका के जितने ये एयरबेसेस हैं, मिलिट्री कैंप्स हैं, इनके ऊपर जब हमले हो रहे थे तो अमेरिका के सिक्योरिटी कम्युनिटी में ये एक बात कही जा रही थी कि हमको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास में इतने सारे जो है कैरियर शिप हैं और हमको क्यों चाहिए एयरबेस, हम एयरबेस के बिना काम चला लेंगे, हम अपने कैरियर फ्लीट ले जाएंगे और उससे जहाज़ उड़ा के उससे हमले करेंगे। लेकिन अब इनको ये समझ में आ रहा है कि इनका कैरियर फ्लीट भी जो है वो घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, वो 1000 किलोमीटर के से ज़्यादा करीब आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और जेराल्ड फोर्ड को तो वहाँ से हटना ही पड़ा है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। इस बीच में बीसी ने ये कहा है कि यूके ने यूएस को दे दिया है, अलाउ कर दिया है कि वो उनके जो है तमाम एयरबेसेस जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि ईरान की तरफ से ये धमकी दी गई थी यूके को कि अगर आप अपने एयरबेसेस खोलेंगे यूएसए के लिए, तब हम आपको भी अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे, फिर हम आपके एयरबेसेस को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उनको भी निशाना बनाएंगे। और इसमें बहरीन में जो जुफैर बेस है, यूएई में अल मिन्हाद बेस है और अल उदैद बेस है कतर में, यहाँ पे भी इनके यूके की अमेरिका के साथ में फैसिलिटीज़ हैं। जो इम्पोर्टेंट एयरबेस है वो साइप्रस में यूके के 2 एयरबेसेस हैं, जिसमें से अक्रोटिरी जो एयरबेस है, अक्रोटिरी, हाँ ये मुश्किल नाम है, अक्रोटिरी, ये एयरबेस जो है ये बहुत फॉरवर्ड बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिकली एयरबेस है और इसको यूएसए चाह रहा था शुरुआत से ही। और शुरुआत में जब यूएसए के लिए यूके ने पहली बार खोला था तो ईरान ने स्ट्राइक वहाँ पे शुरू कर दी थी। उसके बाद में यूके ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे और वो एयरबेस जो है अमेरिका के लिए बंद कर दिया था। अब उन्होंने वापस खोल दिया है, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। और इस बीच में एक लंदन बेस्ड वीकली है इकोनॉमिस्ट, और उसने 2 दिन पहले अपना कवर पेज छापा है, वीकली मैगजीन है, और उसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल दिया जिसका नाम है ब्लाइंड फ्यूरी। और ये अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को उल्टा हेलमेट पहनाया गया है, बहुत वायरल है ये, और ये बहुत वायरल हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना दिलचस्प एनालिसिस है इस पूरे युद्ध का, क्योंकि अब आप ये समझिए कि इनके पास में कोई भी जो स्ट्रेटजी थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई है और ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर बदल भी रही है। हाँ, ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर, हम अभी बताएंगे उस स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे, और ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर के लिए तैयार नहीं थे अमेरिकन। और अब इनके साथ में हो ये रहा है कि सीबीएस ने खुद कंफर्म किया है, जो कि उनका खुद का न्यूज़ आउटलेट है, उसने खुद कंफर्म किया कि कम से कम 10 जो रडार इनके एयर डिफेंस के वो हिट हो चुके हैं। और रडार हिट होने का मतलब है कि आप पूरी तरीके से अंधे हो गए हैं, आपका एयर डिफेंस काम नहीं करेगा, आपके जो फाइटर जेट्स हैं उनको बहुत दिक्कत होगी सिग्नलिंग में, और तमाम सारी चीज़ें जो हैं आपकी एक तरीके से आंख ब्लाइंड हो जाती है। तो वो ब्लाइंड फ्यूरी इनके ऊपर भी बैठ रहा है कि जो रडार्स वहाँ पे हिट हुए हैं लगातार। और ब्लूमबर्ग की हमने आपको रिपोर्ट बताई थी, ब्लूमबर्ग ने आज ये छापा है कि इनके 16 यूएस एयरफोर्स के 16 जो जेट्स हैं वो हिट हुए हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप के भाषा में कहें तो 16 बिग ब्यूटीफुल फाइटर जेट्स जो हिट हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे वो कहते थे कि 10 कभी 7 बिग ब्यूटीफुल फाइटर जेट्स, तो अमेरिका क्या कहता था और हम क्या कहते हैं। तो 16 जो है ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि यूएस एयरफोर्स के 16 जेट्स जो हैं वो हिट हुए हैं। और अगर इसमें ये जोड़ दिया जाए ये F-16 जिसका दावा किया जा रहा है तेहरान की तरफ से, तो 17 हो जाते हैं। और इस बीच में ये डेवलपमेंट एक भारत के हवाले से है कि नरेंद्र मोदी की
पेजेस्कियान से बात हुई, जो कि ईरान के अभी राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने नवरूज़, जो कि ईरानियों का नया साल होता है, उसके ऊपर ग्रीटिंग दी है। इसके अलावा उन्होंने साउथ फार्स गैस फील्ड के ऊपर जो हमला हुआ उसकी निंदा भी की है, और ये भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नेविगेशन जो है वो आराम से होना चाहिए, वहाँ पे सेलिंग आराम से होनी चाहिए, वहाँ से चीज़ें आनी जानी चाहिए, मतलब धंधा वहाँ से शुरू हो। और इसके अलावा उन्होंने पेजेस्कियान को, जो भारतीय अभी ईरान में है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है वहाँ की सरकार, उसके लिए पेजेस्कियान को धन्यवाद भी दिया है। भारत में खासतौर पर कश्मीर से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ईरान जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। कश्मीर में एक ठीक ठाक पॉपुलेशन है शिया, जो मतलब शिया मत को मानने वाले लोगों की, और इसके अलावा भारत में भी कई जगहों से तो शिया मत को मानने वाले बहुत सारे लड़के वहाँ पे जाते हैं, सेमिनरीज में भी पढ़ते हैं, धार्मिक शिक्षा लेने के लिए भी जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग MBBS करने भी जाते हैं। तो एक बड़ी तादाद है भारतीय वहाँ पे स्टूडेंट्स की, 7 से 9 हज़ार बताई जाती है। तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए नरेंद्र मोदी ने पेजेस्कियान का धन्यवाद किया है। उस पर कोई बात हुई कि 22 जहाज फंसे हुए हैं हमारे, वो निकले? उसके ऊपर वो निकल जाएंगे, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि एक बैकडोर से एक समय लगेगा थोड़ा, लेकिन निकल जाएंगे, और उस दिशा में काम चल रहा है। तो ये उसी को दर्शाता है कि जो है राब्ता दोनों देशों में कायम है, अभी तक बातचीत चल रही है। इस बीच में CBS ने एक और रिपोर्ट छापी है कि पेंटागन ने ये कोशिश इसके ऊपर विचार करना शुरू कर दिया है कि जो 972 पाउंड एनरिच्ड न्यूक्लियर है, मतलब यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम जो 972 पाउंड है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए ईरान से। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि इकलौती फेस सेविंग जो है वो नतांज के उस पीका एक्स माउंटेन के नीचे छुपी हुई हो सकती है, तो वो निकाला कैसे जाए, क्योंकि ये बहुत रिस्की जॉब है, बहुत हिंड्रस जॉब है। इस इस 60% रेडियो एक्टिव यूरेनियम को वहाँ से निकालना, फिर लेके आना, फिर अपने कब्जे में लेना, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होते हैं। उस तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन अगर USA कहा जा रहा है कि पेंटागन प्लान कर रहा है। और इसके अलावा CBS ने ये भी रिपोर्ट किया है कि पेंटागन डिटेल प्लान बना रहा है कि वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते हैं, उतार सकने के क्या खतरे हैं। हालांकि अभी पेंटागन की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, ये चैटर ही एक तरीके से चल रहा है। तो ये मुख्यतः डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो अभी घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई हैं, उसको हमने आपको बताया और आपको समझाने की कोशिश की। और इसके बाद आपको ये भी समझना चाहिए कि ये युद्ध जो है लगभग 22वें दिन में पहुंच गया है। किस दिशा में जा रहा है, क्या लग रहा है? मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि गोल पोस्ट बदले हैं ट्रंप ने, है ना, ईरान की स्ट्रेटजी भी थोड़ी सी नहीं, वो जो गोल बातचीत भी बात जो हो रही गोल है। पोस्ट भी बदले हैं, मान लो वो कह रहे हैं कि उनके पूरी तरीके से उनका एयरफोर्स खत्म कर दें, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर दें। ये तमाम कोशिशें करने के बावजूद आप ये समझिए 16-17 हज़ार स्ट्राइक करने के बावजूद किसी देश में अगर आप वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इंटेलिजेंस की कमी है, आप या अगले जो आपका ओपोनेंट है उसकी तैयारी अच्छी है, तो आपको वो फेस सेविंग भी नहीं मिल रही। कल IDF की तरफ से ये स्वीकार किया गया कि उनका जो एक जेट जा रहा था उसके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो मारी गई, और उसको वो किसी भी उसने जो है पायलट ने हैंडल कर लिया, और वो जो है उसको लगी नहीं, और हम लोग सेफ थे। पर ईरान की जो मिसाइल पावर है वो उसने लगातार साबित किया। आर्सेनल में सबसे कमजोर कहा जाता था कि उनके पास में एयर डिफेंस नहीं है, उनके पास में कोई प्रॉपर रडार बहुत अच्छे नहीं है, उनके पास में जो एयर डिफेंस है कुछ चाइनीज एयर डिफेंस है, और उसके अलावा रशिया की तरफ से S-300 जो हमारे पास 400 है, उसका पुराना वर्जन S-300, उसके बोला जाता था कि उसकी कुछ बैटरीज उनके पास में है। और इन्होंने सबसे पहले जो है एयर डिफेंस को ही हिट करना शुरू किया। दूसरे तीसरे दिन तो इजराइल की तरफ से ये क्लेम भी हो गया था कि हमने पूरी तरीके से जो एयर स्पेस है उसको हम डोमिनेट करते हैं, और वहाँ पे हमको एयर ऑपरेशंस करने में कोई दिक्कत नहीं, और वो उन्होंने करके दिखाया भी। 16,000 एरियल स्ट्राइक जो है वो मजाक की बात नहीं कि एक बार में आपके जो है 2-2 दर्जन विमान एक साथ एरियल स्ट्राइक कर रहे हैं तमाम इलाकों में। उसके बावजूद जो है ना उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, हाँ 10% भी है, लेकिन वो बची हुई है और वो हिट कर सकते हैं। उन्होंने आपका कल F-35 हिट किया है, आज भी उन्होंने कोशिश की है कि वो एक इजरायली जो है एयरक्राफ्ट को हिट करने की उन्होंने कोशिश भी की है। दूसरा, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी आपने कहा था कि आप उसको डिसमेंटल कर देंगे, वो भी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। उनके ड्रोन्स आपके पास में लगातार आ रहे हैं, हर दिन ऐसा होता है जिस दिन आज 70वीं 71वीं वेव है उनके ड्रोन्स की, मतलब 71 बार उन्होंने लॉन्च किया है। तो लॉन्च के साइज भी उनका लगातार मेंटेन वो कर रहे हैं, लॉन्च के का जो दरमियान जो समय है वो भी लगातार वो मेंटेन कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से लॉन्चेस में कोई कमी नहीं है, भी रहे हैं, और 4000 किलोमीटर दूर एक द्वीप पे हमला कर दिया। कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात है, तो ये दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी हमको पूरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा, इन्होंने ये कहा है कि आप मिडिल ईस्ट के जितने आपके इत्तेहादी हैं उनकी सुरक्षा को आप बहुत टॉप प्रायोरिटी देंगे। आपके खुद के 17 में से 16 एयर जो बेसेस हैं उनके ऊपर हिट हुए हैं,
ये रिकॉर्ड पे है। तो ऐसी स्थिति में आप जब अपने एयर बेसेस, अपने मिलिट्री बेसेस, अपने सैनिक अड्डे जो हैं उनको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने जो इत्यादि उनके जो एसेट्स हैं, उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके गैस फील्ड है, उनको कैसे मगर सुरक्षित कुछ करेंगे? तो ऐसा लगने लगा है कि एस्केप रोड ढूंढ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि वो खुद किस तरह निकलें, इजराइल के माथे छोड़ें या युद्ध रोके, कुछ बातचीत रास्ता निकले, यूरेनियम लेकर निकल जाए, कोई एक पॉइंट मिल जाए अब जिससे क्या है यूएस को मौका मिल कि जाए। इजराइल के लिए भी ये जगह इस तरीके से ये फंस गए हैं कि दूसरा इनका प्रयास है, और इस प्रयास में अगर इन लोगों ने ईरान में अगर रिजीम चेंज ये लोग ना करवा पाए, या अपने मन के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको नहीं अगर ये अचीव कर पाए, तो फिर इजराइल के लिए भी युद्ध करना, क्योंकि इजराइल पिछले 3 साल से लगातार युद्ध में है ना, और 3 साल से कोई देश अगर लगातार युद्ध में है, इजराइल जैसा जो कि बहुत छोटा है साइज में, उनके लिए बहुत एग्जॉर्शन की कंडीशन है। वहाँ पे सैनिक भी लगातार मर रहे हैं, कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, वो ग्राउंड ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, वो नेवल ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, वो ये तमाम सारे ये एयर रेड्स भी कर रहे हैं। और आपको ये समझिए कि दुनिया की सबसे ताकतवर जो है, मेरा बेटा ताकतवर को ताकतफुल बोलता है, तो कई बार मेरे मुंह से ताकतफुल भी निकल सकता है। तो दुनिया की सबसे ताकतवर जो एयरफोर्स है वो, और दुनिया की सबसे स्किल्ड एयरफोर्स जिसको माना जाता है, आईडीएफ की जो स्किल, मतलब इजराइल की जो एयरफोर्स है उसको दुनिया की सबसे स्किल्ड एयरफोर्स माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे ऑपरेशन इतिहास में किए हैं जिसकी कल्पना करती है कोई एयरफोर्स की, हम अगर किसी दिन कैपेबल होंगे तो हम इस तरीके के ऑपरेशन करेंगे कि आप 6 देशों के जो है एयरफोर्स को ग्राउंड पे ही खत्म कर दें, मतलब उनको उड़ने का ही मौका नहीं मिले और वो सीधा खत्म हो जाए। तो वैसे वैसे ऑपरेशन जो है आईडीएफ ने किए हैं इतिहास में, और वो दोनों ये डेडली कॉम्बिनेशन है, एक के पास में ताकत है, एक के पास में स्किल है, और इसके बावजूद जो है वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं ईरान में जो उनको अचीव करना था। और ऐसी स्थिति है, और ये जो भी नॉन मिलिट्री मतलब मिलिट्री टारगेट्स इनके पास में या सिक्योरिटी टारगेट्स हैं वो लगभग अब ये हिट कर चुके हैं, और कई बार कर चुके हैं, मल्टीपल बार कर चुके हैं। उसके बावजूद वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं कि वो डिकैपिटेट कर पाएं ईरान की मिसाइल को, ईरान के ड्रोन्स को, उनसे अचीव नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो ईरान लगातार डटा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कुछ गोल पोस्ट शिफ्ट किए हैं, अब ये युद्ध किस दिशा में जाएगा ये देखने वाला होगा। पिछले 24 घंटों में जो डिप्लोमेसी में हुआ, जो युद्ध में हुआ, वो हमने आपको इस वीडियो में बताया, थोड़ा सा रिफाइन करके, छांट के, बिन के, बड़ी मेहनत के बाद मेरा सुल्तान डायरी लेके आते हैं। आपको ये बातचीत, ये हमारा तरीका कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। न्यूज़ पिंच देखते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। मैं सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे पे सुधांशु हैं। शुक्रिया।